हेलो डियर गाइस, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर। आज हम लोग क्लास 10th के जो सेकेंड टर्म का सबसे पहले एक चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और जिसका नाम है, आप बोर्ड पे देख सकते हैं, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आपको किसी किसी हेल्प बुक में इसका नाम हाइट एंड डिस्टेंस से भी मिलेगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ये दोनों के दोनों चैप्टर एक ही हैं। आपने फर्स्ट टर्म में ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन को पढ़ा है, अब उसकी क्या एप्लीकेशन है, उन सब चीजों को यहाँ पे हम लोग देखने और सीखने वाले हैं। आपके एग्जामिनेशन के वेटेज में अगर मैं बात करूं इस चैप्टर की, तो ये देख लो बेटा, आपको ये 7 मार्क्स के हैं और अगर आप इसको बहुत अच्छे ढंग से कर लेते हो तो आपके एग्जामिनेशन में 7 मार्क्स पक्के तौर पे आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, अच्छे से इनकी जितने भी बेसिक्स है उन सभी को हमें समझना पड़ेगा। मैं आपको जैसे जैसे समझाऊंगा मेरे साथ साथ आपको चलना पड़ेगा, ज्यादा उछल कूद नहीं करनी पड़ेगी। अगर तुम सही में इसको अच्छे से सीख लेते हो ना, तो एग्जाम के पेपर से एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जो तुम्हारे नॉलेज से बाहर होगा। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये आपका सबसे पहला लेक्चर है और ये एनसीईआरटी में इस लेक्चर में, ठीक है, और इस वाले चैप्टर में कोई भी यहाँ पे टॉपिक डिलीटेड नहीं होगा, ठीक है। और यानी इस चैप्टर को जितने भी पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, वो सबके सब कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, इसमें किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ना पड़ेगा। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें केवल और केवल एक ही चैप्टर है, एक ही एक्सरसाइज है, वो है एक्सरसाइज 9.1 और हमें इसको पढ़ना पड़ेगा और इसको हर एक पॉइंट को क्लियर करना पड़ेगा। अब वो क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, तो मैं आपको बता देता हूं कि कुछ चीजें हैं जिसको आप जान लो, उसी पे बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। लेकिन मैं आपको इसी बीच बताऊं कि इसका नोट्स जरूर प्रिपेयर करना बेटा, क्योंकि वो आपको रिवीजन में बहुत मददगार होगा। और मैं आपको बताऊं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां एक लिंक दिया होगा पीडीएफ का, वहां पे आप क्लिक करें, वहां से आप नोट्स हमारे हैंड रिटेन प्राप्त कर लेंगे। तो चलो अब हम लोग इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमारे इस हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चीजों को अगर मैं जान लेता हूं तो हमारे क्वेश्चंस बनने लगते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो तुम्हें जानना है वो है कि लाइन ऑफ साइट क्या होगा। लाइन ऑफ साइट आपको जानना बेहद जरूरी है, ठीक है। लाइन ऑफ साइट के बाद में आप एक एंगल ऑफ एलिवेशन को इस चैप्टर में जानेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और उसके बाद एक आप एंगल ऑफ डिप्रेशन को भी जानेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब जब ये तीन चीज को जान लेते हैं, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो कुछ आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स पता होना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि तुम जो फर्स्ट टर्म में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो उसमें बहुत सारी चीजों को तुम जानते होगे। तो यहाँ पे हम एक चीज लिख देते हैं जिसका नाम है बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। आपको ये चीज आना चाहिए और इसमें भी क्या क्या चीज आना चाहिए वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। अगर सारी चीजें नहीं आती है, कुछ कुछ चीजें आती है, तब भी ये वाला जो आपका चैप्टर है बड़े स्मूथली बन जाएंगे। बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के हमें बेसिक पता होना चाहिए। उसके बाद राइटिंग ऑफ फिगर, राइटिंग ऑफ फिगर विद इंफॉर्मेशन, विद इंफॉर्मेशन। बेटा ये वाला जो पॉइंट है ना, राइटिंग ऑफ फिगर विद इंफॉर्मेशन, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर में जिन बच्चों को फिगर बनाना नहीं आता और उसके इंफॉर्मेशन लिखने नहीं आते, तो उसका समझ लो कि ट्रिग्नोमेट्री आने के बावजूद भी ये वाले क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो हमें इस वाले पॉइंट को बहुत अच्छे से सीखना है। इवन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आपको ये जो वीडियोस है ना, वो कई सारे एपिसोड में आएंगे। जैसे आज लेक्चर 1 है, फिर लेक्चर 2, 3, 4, इसी तरीके से करता आता जाएगा। तो आपको हर एक को बड़े आसानी से देखते हुए चलते बनना है। राइटिंग ऑफ फिगर्स विद इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के साथ आपको फिगर बनाना आना चाहिए। उसके बाद आपको ये भी बहुत जरूरी है कि उसकी लैंग्वेज कैसे लिखनी है, तो लैंग्वेज भी आपको आना चाहिए। और फिर उसका सॉल्यूशन कैसे करना है, उसे सॉल्व कैसे करना है। इतनी सारी टॉपिक अगर आपके क्लियर हैं तो समझ लो आपके हाइट एंड डिस्टेंस
के सभी क्वेश्चंस बनेंगे। तो आपको लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, राइटिंग फिगर्स विद इंफॉर्मेशंस, लैंग्वेज और सॉल्व करना। चलो हम एक एक कर करके इन सारे टॉपिक्स को देखते हैं। तो आप फटाफट इसको अपने नोट्स में लिख लो, ताकि आपको ये भी पता रहेगा कि कौन से टॉपिक हमारे कवर हो गए और कौन कौन से टॉपिक बचे हुए हैं। तो जिसमें सबसे पहले हम लोग अभी चले देखने के लिए लाइन ऑफ साइट, कि ये लाइन ऑफ साइट क्या होता है। चलो भैया मैं इसको जब तक इरेज कर लेता हूं। लाइन ऑफ साइट, तो चलिए हम हेडिंग देते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, अब ये देखो, ये जो लाइन ऑफ साइट है ना, यानी इसको अगर हिंदी में बात करें तो साइट का हिंदी होता है दृष्टि, और लाइन का मीनिंग रेखा। तो दृष्टि रेखा, अब दृष्टि रेखा नहीं समझ में आया तो छोड़ो ना, हम हिंदी की बात भी नहीं करते, लाइन ऑफ साइट को समझेंगे। लाइन ऑफ साइट में आपको दो चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, कि ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट, कि कौन ऑब्जर्वर है और कौन ऑब्जेक्ट है। जब तक आप नहीं इस चीजों को जस्टिफाई कर लेंगे खुद से, तब तक आप लाइन ऑफ साइट को बहुत अच्छे से नहीं बता पाएंगे। अच्छा ये देखो, ऑब्जर्वर है और ऑब्जेक्ट है, हम एक यहाँ पे पोल ले लेते हैं, ठीक है, और ये वर्टिकल पोल है बेटा। तो अब हमने इसको पोल ले लिया, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक हम पर्सन ले लेते हैं, और देखो एक पर्सन को मैं ड्रॉ करने की कोशिश की, ये पर्सन हो गया। अब ये जो पोल है ना और ये जो पर्सन है ना, अब ये पर्सन अपने आंखों से ऑब्जर्व कर रहा है, और क्या कर रहा है कि ऊपर की तरफ देख रहा है, वो भी कहां पे, तो टॉप ऑफ पोल देख रहा है, पोल के टॉप को देख रहा है, तो पोल के टॉप को ऊपर की तरफ ही देखेगा। अच्छा, ऑब्जर्व कौन कर रहा है, तो ये पर्सन कर रहा है, इसीलिए इस पर्सन को हम कहेंगे ऑब्जर्वर, क्योंकि ये ऑब्जर्व करने का काम कर रहा है, तो ये हो गया ऑब्जर्वर। और ये पोल जो है ना, ये आपका कहलाएगा बाबू ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा, ये आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करने का काम कौन कर रहा है, एक पर्सन कर रहा है, जो अपने आई से ऑब्जर्व कर रहा है इसके टॉप को। तो ये हो गया आपका लाइन ऑफ साइट। कौन सा, तो ये वाली लाइन, यानी ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने वाली जो एक स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन है ना, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, तो लाइन ऑफ साइट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि अब ये केवल ऊपर ही तो नहीं देखेगा, ये नीचे भी देखेगा। तो अब अगर उसके फुट को देख रहा है, ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट के फुट को अगर देख रहा है, तो ये ऑब्जर्व नीचे की तरफ करेगा, और ये ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के दोनों के बीच में जो लाइन हम ज्वाइन कर रहे हैं, इसी लाइन को हम लोग कहेंगे लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गया कि ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करने वाली लाइन को हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। मान लो कि अगर मैं फैन को देख रहा हूं, तो उस फैन और मेरे आईज दोनों को जो मिलाने वाली एक इमेजिनरी लाइन होगा, उसी लाइन को कहेंगे क्या, तो लाइन ऑफ साइट कहेंगे। अगर मान लो कि ये जो है ना, इस पोल को डायरेक्टली सीधा सीधा देख रहा है, तो अब आप कहेंगे कि इस तरीके से एरो बनेगा, बिकॉज ये ऑब्जर्व कर रहा है और इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है। तो आप कहेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट है, हॉरिजॉन्टल है। तो आप पूरे इसको हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट इतना डिटेल में ना कह कर करके आप इसको एक नाम से जान सकते हैं, जिसको आप कहेंगे हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अगर आपको हॉरिजॉन्टल नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि ये वाली जो लाइन है ना, जो वाई एक्सिस आप जिसको कहते हो, वो होता है वर्टिकल, वर्टिकल होता है। और ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन जिसको आप एक्स एक्सिस कहते हो, इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब बार बार मैं हॉरिजॉन्टल यूज करूंगा तो तुम इससे पता कर लेना कि अच्छा एक्स एक्सिस वाली जो लाइन है वो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। अब यहाँ पे देखो कि ये ऑब्जर्वर था और ये आपका ऑब्जेक्ट था। अब ये जिधर जिधर ऑब्जर्व करेगा, उस ऑब्जेक्ट और उसके आईज को मिलाने वाली जो लाइन है वो क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। तो लाइन ऑफ साइट आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ चुका है। तो आपको हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बारे में, कि ऑब्जर्व कहाँ से किया जा रहा है, ठीक है, वहीं से आपकी लाइन ऑफ साइट बनेगी। तो लाइन ऑफ साइट आई थिंक के क्लियर है। अब हम लोग आगे अगले टॉपिक पे चल रहे हैं, जिसका नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन।
तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं और आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बता रहा हूं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। चलो भैया, इन सारी चीजों को मैं पूरे बोर्ड को ही क्लियर कर लेता हूं ताकि आपको समझाने में बहुत आसानी होगी। चलिए, अब हम हेडिंग देते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, तो आपको इसके साथ साथ एक चीज यहीं पे सीख लो, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मैं दोनों हेडिंग एक साथ दे देता हूं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब देखो, ये एलिवेशन और डिप्रेशन का क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहली बात तो ये नाम से ही फिक्स है, जाहिर है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन की एंगल, आपको पहले से एंगल पता है, और डिप्रेशन की एंगल, बस एलिवेशन और डिप्रेशन समझ लो, आपकी बातें क्लियर हो जाएगी। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, इन चीजों को समझने के लिए आप बस इतना सा चीज समझ लो। वही फिर से मैं वही लेता हूं, आपका ये एक पोल ले लेता हूं और इस पोल को ही हम कहेंगे ऑब्जेक्ट है और इसी को हम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है और फिर से मैं वही ऑब्जर्वर को पर्सन ही ले रहा हूं, तो ये हो गया बेटा आपका पर्सन, जो क्या हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, तो ऑब्जर्वर कह रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जर्वर है। अब ये क्या किया ना कि अपनी निगाहें ऊपर किया और ऊपर किया तो इसके टॉप पे दिखाई दिया, ठीक है, पोल के टॉप पे दिखाई दिया। अब पोल के टॉप पे दिखाई दिया तो आप कहेंगे सर ये तो लाइन ऑफ साइट है, बिल्कुल लाइन ऑफ साइट है। अब ये जो लाइन ऑफ साइट है, तो आपको एक बात ध्यान देना है कि वो अगरचे सीधा देखेगा तो एक हॉरिजॉन्टल भी बनेगा, एग्जैक्टली exactly। तो अब इस हॉरिजॉन्टल से इस लाइन ऑफ साइट के बीच की जो एंगल है, इसी एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन आप याद रखना बेटा, चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऑलवेज हॉरिजॉन्टल लाइन से बनेगा। जैसे कि यहाँ पे लाइन ऑफ साइट और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, इन दोनों के बीच में देखो, यहाँ पे हम लिख देते हैं हॉरिजॉन्टल ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हॉरिजॉन्टल एंड लाइन ऑफ साइट के बीच में अगर टॉप ऊपर की तरफ देखेगा, अपने आई लेवल से ऊपर की तरफ, ठीक है, निगाहें ऊपर करके देखेगा तो क्या बनेगा, तो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, अगर इसने निगाहें नीचे की तो इसके फुट दिखाई देंगे, तो अब इसके फुट जो दिखाई देंगे, तो आप यहाँ पे देखो कि इस हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना कहां पे, तो इस लाइन ऑफ साइट पे, लाइन ऑफ साइट पे बेटा, यहाँ पे लाइन ऑफ साइट तो यही होगा। इस हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना लाइन ऑफ साइट पे, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, बिकॉज वो नीचे की तरफ देख रहा है। अगर निगाहें नीचे हैं तो क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर ऊपर है तो वो क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी ऑब्जर्व कहां से किया जा रहा है, जहां से ऑब्जर्व कर रहा है वहां से आपको देखना है कि ऊपर की तरफ ऑब्जर्व कर रहा है या नीचे की तरफ ऑब्जर्व कर रहा है। अगर ऊपर की तरफ ऑब्जर्व कर रहा है तो वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और अगर नीचे की तरफ ऑब्जर्व कर रहा है तो वो कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पे मैं इसको लिख दूं एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो बेटा ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन, ठीक है। तो आपको ये बात क्लियर है कि हॉरिजॉन्टल से वो जितना एंगल बनाएगा वो आपका हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये बात बहुत अच्छे से क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो चलो मैं क्या करता हूं ना कि यहाँ पे एक बना दिया मीनार, ठीक है। अब ये जो मीनार बनाया तो यहाँ पे ध्यान देना कि इस मीनार में क्या हुआ ना कि ग्राउंड पे एक यहाँ पे पर्सन खड़ा था, ठीक है, या फिर हम मान लेते हैं कि एक पर्सन खड़ी थी, यानी कि एक गर्ल ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे एक लड़की खड़ी थी और इस मीनार के टॉप पे एक बदमाश सा लड़का खड़ा था। बदमाश मतलब कि ज्यादा बदमाश नहीं है, बस वो क्या कर रहा है ना कि ऊपर से इस बच्ची को देख रहा है। तो अब इस बच्ची को देख रहा है बेटा, तो इसकी निगाहें नीचे होंगी तभी तो वो देखेगा, और जब इसकी निगाहें नीचे होंगी तो अब ये नीचे की तरफ देख रहा है, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि आई लेवल से जब नीचे की तरफ देखेगा तो वो डिप्रेशन बनेगा। लेकिन एक बात तुम्हें पता होना चाहिए कि चाहे एलिवेशन चाहे डिप्रेशन दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन से बनते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन,
और इस हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ ये एंगल बना, तो इसको हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन तो हमने कह लिया। अब यहाँ पे तुम्हें ये बताना है कौन ऑब्जर्वर है और कौन ऑब्जेक्ट है। तो इस वाले केसेस में मैंने यहाँ पे इसको क्या ले लिया बेटा, तो मैंने इसको ले लिया ऑब्जर्वर। जब तक ये ऑब्जर्वर नहीं है तो ये ऑब्जर्व कैसे करेगा, और इसको मैंने क्या कंसीडर कर लिया, मैंने इसको कंसीडर कर लिया कि ये ऑब्जेक्ट की तरह है। ये ऑब्जेक्ट, पर्सन ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, बट यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं बिकॉज ऊपर से नीचे की तरफ कर रहा है, देख रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ये लड़की जो है, ये अगर ऊपर की तरफ देखे, ये अब ऊपर की तरफ देखे उस लड़के को, तो अब यहाँ पे बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि ऊपर की तरफ देख रही है। और जब ऊपर की तरफ देख रही है, चाहे एलिवेशन या डिप्रेशन, वो ऑलवेज कहां से बनते हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से बनते हैं। तो हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर दिए, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ ये वाला एंगल बना, इसीलिए हम कहेंगे इसे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, यहाँ पे आपकी बातें क्लियर हो गई, क्योंकि ऊपर की तरफ देख रहा है तो ये बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन, और यहाँ पे नीचे की तरफ देख रहा है तो ये डिप्रेशन, और ये ऊपर की तरफ देख रही है। ठीक है, तो एलिवेशन और डिप्रेशन में अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा क्लियर करने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर भी तुम्हें ये बता दूं कि अगर मान लो कि एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और हॉरिजॉन्टल लाइन से हम ऊपर की तरफ ऐसे एरो बना दें, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए ये जो बनेगा ये क्या बनेगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ये एलिवेशन बनेगा बिकॉज हॉरिजॉन्टल से ऊपर बन रहा है। अच्छा, और अगर यहीं पे मैं इसको क्या करूं, यहां नीचे की तरफ बना दूं, इस तरीके से एरो दे दूं, तो देखो हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये होगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एग्जैक्टली ये आपका डिप्रेशन बन रहा है और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। इतने ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि अगर ये एलिवेशन और डिप्रेशन तुम्हें समझ में नहीं आया ना, तो सच मानो कि हर एक क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ होगा। जब आपको समझना पड़ेगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पे 45 डिग्री है, तो फिर आपको वहां पे बहुत टेंशन होगा अगर एलिवेशन और डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट नहीं पता है। इसीलिए हम होप करते हैं कि आपको एलिवेशन और डिप्रेशन पता चल गया होगा। तो अब हम इसे इरेज करते हैं। हमने कहा था लाइन ऑफ साइट जान लो, जान लिया आपने। हमने कहा था एलिवेशन और डिप्रेशन वाली एंगल जान लो, वो भी तुमने जान लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे कि बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आखिर हमें ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स में क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए जो हमें होगा। इसको आप अगर नहीं आपने उतारा है तो आप इसको पॉज कर करके कॉपी कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, देखो बच्चों, टेंशन नहीं लो, ठीक ना। आपको एक एक चीजें क्लियर होंगी एक ही बार में। अगर तुम सोचोगे कि मैं 5 मिनट में पूरी की पूरी चैप्टर को खत्म कर लूं, तो वैसा नहीं होता है। जो सीखने का प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो तो जरूर होता है, और जो बच्चे आसानी से हर एक कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं वो आसानी से क्वेश्चंस को भी बनाएंगे। ठीक ना, तो आपको कॉन्सेप्ट को सीखने पे पहले फोकस करना चाहिए, फिर जाकर करके उसको आप अप्लाई करेंगे अपने अपने क्वेश्चंस में। अब हमें यहाँ पे चलना है, बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखना है कि आखिर उसमें क्या क्या चीजों को हमें जानना जरूरी है। हालांकि आप तो ये बातों को पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री आपने इन चीजों को बेटा किया हुआ है, ये आप फर्स्ट टर्म में ही पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बेसिक्स है जो आपको जानना जरूरी है। बट यहाँ पे क्या क्या जानना जरूरी है ये बात आप जान लो कि सबसे पहले आपको इसमें ये जानना है कि टी रेशियोज क्या होता है, और वो भी टी रेशियोज में कुछ खास रेशियोज को आपको जानना होगा। और वो टी रेशियोज में जो सबसे पहले है वो आपको साइन थीटा के बारे में जानना होगा, कॉस थीटा आपको पता रहना चाहिए, और टेन थीटा पता रहना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट ये 3 तो पता होना चाहिए कि साइन थीटा, आपको मैं बता दूं कि साइन थीटा जो है ना बेटा वो p/h होता है, और कॉस थीटा जो है वो आपका b/h होता है, और जो टेन थीटा है वो आपका क्या होता है, तो p/b होता है। ये सब के सब रेशियोज हैं।
परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो साइन कहलाएगा, बेस हाइपोटेनस का रेशियो कॉस कहलाएगा और परपेंडिकुलर बेस का रेशियो tan कहलाएगा। ये बात आपका क्लियर होना चाहिए। और जो दूसरा है वो आपको टी रेशियोज पार्टिकुलर एंगल्स के भी पता होने चाहिए। टी रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स, कुछ पार्टिकुलर एंगल्स के आपको टी रेशियोज पता होना चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पे एक 30 डिग्री का पहले पता होना चाहिए कि 30 डिग्री के टी रेशियोज क्या हैं। 30 के बाद 45 एक इंपॉर्टेंट है और 45 के बाद 60 डिग्री इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से कौन कौन, तो साइन कॉस टेन, यानी साइन 30 कॉस 30 और टेन 30, उसी तरीके साइन 45 कॉस 45 टेन 45, इस तरीके से आपको ये चीजें याद होनी चाहिए क्योंकि आप इसको पूरे के पूरे क्वेश्चन में अप्लाई करोगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, जिनको आप दिमाग में रखेंगे। जैसे यहाँ पे आपको साइन 30 डिग्री चाहिए, कॉस 30 भी चाहिए और टेन 30 भी चाहिए, ये आपको मस्ट है। साइन 30 कितना होता है 1/2 होता, और कॉस 30 कितना होता है, तो साइन 60 की वैल्यू के बराबर होता है यानी कि √3/2 होगा। उसी तरीके से टेन 30 कितना होगा, तो टेन 30 1/√3 होगा। 30 के बाद आपको 45 जानना पड़ेगा, जैसे कि साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री और टेन 45 डिग्री, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए। साइन 45 हो जाता है 1/√2 और cos 45 भी 1/√2 होते हैं और tan 45 1 होता है। ये tan 45 ये मस्ट है, ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। और साइन cos tan यहाँ पे 30 45 और 60 की भी जान लो, तो साइन 60 डिग्री और cos 60 डिग्री और tan 60 डिग्री, ठीक है। ये तीन चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन 60 डिग्री क्या होता है, तो √3/2 होगा। साइन cos 60 डिग्री साइन 30 के बराबर होता है तो 1/2 होगा और tan 60 √3 होगा। एग्जैक्टली ये आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स आने चाहिए। इनको कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है, क्या क्या इनकी वैल्यूज हो रही है, ये सब आपके दिमाग में चल रहा होना चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से करोगे। इतनी बातें क्लियर है। तो हमने आज क्या क्या समझने की कोशिश की इस लेक्चर में। लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंड सम बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इन्हीं सब बातों पे बस बातें खत्म हो जाएंगी। अब जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा अगले लेक्चर में, हम आपको ये बताएंगे कि कैसे हम लोग फिगर को बनाते हैं और उसके इंफॉर्मेशन को लिखते हैं। बिकॉज फिगर बनाना विद एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा। तो अब फिगर बनाने में इसलिए आसानी होगा बिकॉज आप एलिवेशन एंड डिप्रेशन को जान चुके हैं, ठीक है। और बाकी ये जो सम बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ये आपको सॉल्व करने में मदद मिलेगी। तो पहले हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं कि कैसे कैसे हमें फिगर को ड्रॉ करना है एंड इंफॉर्मेशंस लिखने हैं। आप एक एक वीडियो की एक एक चीजों को आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे, तब जाकर करके आप रिवाइज करेंगे और उसका फायदा आप पूरी तरीके से उठाएंगे। बेटा टेंशन नहीं लेना है, हम एक एक चैप्टर को आपके जो सेकेंड टर्म का है विद इन एग्जामिनेशन पढ़ा चुके होंगे, इसीलिए आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा बिकॉज वहां पे हम हर तरह के अपडेट्स देते रहते हैं। और जो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो है राशिद अंजुम सर, ठीक है, राशिद अंजुम सर। आप ये जाकर के टेलीग्राम पे सर्च करोगे, वरना जो पीडीएफ की लिंक दी हुई है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी आपको टेलीग्राम पर ही लेकर के जाएगा। अब और भी कोई सोशल साइट्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, जहां भी आपको मुझे सर्च करनी है वो आप इसी नाम से राशिद अंजुम सर से सर्च कर सकते हैं। तो आज की कहानी यहीं तक रखते हैं, फिर आपकी और हमारी मुलाकात होने को है नेक्स्ट वीडियो में। ओके।